सर ये डिलेड डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं डिलेड डेवलपमेंट से? जब हम डिलेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बच्चे के बर्थ से लेकर या 1 मंथ से लेकर अप टू 5 इयर्स के जो माइलस्टोन्स हैं उनको काउंट करते हैं, जिसमें बच्चे का अपनी किसी फैमिली मेम्बर की आवाज़ पर रिस्पॉन्ड करना, बच्चे का लाइट्स को या आवाज़ों को मुड़ के देखना, क्रॉल करना, क्या कहते हैं करवट लेना या पलटना, हाँ जी चीज़ें पकड़ के चलना, बोलना, आई कांटेक्ट करना, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। इनिशियली जो है हम वो बच्चे का रिस्पॉन्स रेट चेक करते हैं। अप टू 3 मंथ्स के बच्चे हमारी आवाज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। बच्चे को अगर हम लाइट्स दिखा रहे हैं या जिस तरह टॉयज़ होते हैं बच्चों के आजकल लाइट्स वाले, उन पर बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है, उनको देख रहा है, तो इस तरह से हम उनकी आई टेस्टिंग करते हैं, उनकी साउंड टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जब 3 to 6 मंथ के पीरियड में हम आ जाते हैं तो हम बच्चे के मूवमेंट को चेक करते हैं कि बच्चा हाथ उठाकर चीज़ें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर पेरेंट्स हाथ आगे कर रहे हैं या कोई टॉय आगे कर रहे हैं तो बच्चा उसको ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहा है। देन हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं फ्रॉम 3 to 6 मंथ्स, तो उसमें बच्चे की नेक होल्डिंग आ जानी चाहिए कि बच्चा अपने उसके सपोर्ट के साथ बैठ जाए। अगर वो नहीं आता अप टू 7 मंथ्स हम इस चीज़ को नॉर्मल कंसीडर करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की टाइमलाइन जो है वो सेम हो। कुछ बच्चे जल्दी नेक होल्डिंग कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा डिले भी हो जाता है। अच्छा ठीक है। लेकिन अगर अप टू 9 मंथ्स आपके बच्चे में नेक होल्डिंग नहीं है, आपका बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा, देन देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग और आपको अपने बच्चे को चेक कराना चाहिए। मे बी हो सकता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हो सकता है वो साइकोलॉजिकल है, हो सकता है वो न्यूरोलॉजिकल है। ये डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा, डिलेड स्पीच के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अब एक एक चीज़ को लेकर चलते हैं, डिलेड स्पीच क्यों होती है? मतलब बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि एक बच्चा अगर उनका हुआ है तो वो लेट बोला है तो अगले बच्चे पे भी वो लोग फिर इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं अच्छा पहला बच्चा भी हमारा लेट बोला था तो ये भी लेट बोल जाएगा, कोई मसला नहीं है, इसको मसला ही नहीं समझते हैं हम डिलेड स्पीच को। अच्छा, क्योंकि हम जैसे आपने कहा कि हम समझते हैं पहला बच्चा लेट बोला था तो दूसरा लेट बोला, ही हमारे जेनेटिकल इश्यूज हैं। वो जेनेटिकल इश्यूज नहीं हो सकते, हो सकते वो बच्चे में कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हों या क्रोमोसोमल इशू जो पेरेंट्स में चल रहा है वही आगे बच्चे में कैरी फॉरवर्ड हो। जिस तरह ऑटिज्म है उसमें काफ़ी कॉमनली देखा जाता है कि बच्चे की स्पीच डिले है, बच्चों का तोतलाना, हकलाना, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं बच्चा बोल नहीं रहा या बच्चे के भी वो एज नहीं है, लेकिन हमें बच्चे को डायग्नोज करा लेना चाहिए। हम नॉर्मली जैसे नॉर्मली घर पे कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है तो हम कहते हैं पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो, लेकिन वही अगर जब हमारा बच्चा उस तरह हंस रहा होता है तो हर वक्त हंसते रहना और चीज़ों को मतलब बिला वजह कोई बात भी नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा, बच्चा हंस ही जा रहा है, तो हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। हम समझते हैं बच्चा खेल रहा है, वो खेल नहीं रहा, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है। एंड एक जो मेजर कॉज है आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और एंड यू डोंट नो, आप मॉनिटर नहीं कर सकते कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स जो है बच्चों को टैबलेट्स दे दिए, फ़ोन पकड़ा दिया, खुद जाके घर के काम कर रहे होते हैं। तो यूट्यूब या ये जो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्स चलती हैं, नेक्स्ट वीडियोस प्ले होते हैं, कार्टून्स जो बच्चे देख रहे होते हैं। तो बच्चे की जो एज होती है अप टू 1 ईयर, ये लर्निंग एज होती है। बहुत से बच्चे जो हैं वो कार्टूनों की ज़ुबान सीख जाते हैं, उनकी ज़ुबान में बोलना शुरू कर जाते हैं और पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बोल नहीं रहा। बच्चा बोल रहा होता है लेकिन क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा वो कार्टून से कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो उनकी ज़ुबान सीख रहा होता है। तो इस तरह से हम उसको वहाँ पे हम उसको स्पीच डिले नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चा बोल रहा है लेकिन वो लैंग्वेज जो बोल रहा है वो हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम देख नहीं रहे। लेकिन क्या ये फैमिली में भी नहीं प्रिवेल करता? जैसे मैंने बात की कि बहुत से केसेस मैंने खुद भी ऐसे देखे हैं कि हमारी फैमिली में पहले भी बच्चे जो है वो लेट बोले हैं तो इसका भी कोई मसला नहीं है, भी 3 साल के बाद 4 साल के बाद इवन के बोल जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। भाई इसमें जो है ना जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जेनेटिक टेस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो पेरेंट्स करवा नहीं सकते, इसीलिए WHO या हेल्थ एसोसिएशंस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उनमें जगह जगह कहा गया है, बार बार रिपीटेडली कहा गया है कि कज़न मैरिजेस को अवॉइड करें। उनका रीज़न भी ये है कि जब दोनों सेम फैमिली बैकग्राउंड है, सेम ब्लड स्ट्रीम है, तो उनमें जो इश्यूज़ हैं या जो जेनेटिकल इश्यूज़ हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो बच्चों में ज़्यादा डोमिनेंटली आते हैं। तो इस वजह से जेनेटिकली बिल्कुल ये होता है और ये बच्चों में पेरेंट्स की साइड से, दोनों की साइड से होता है, इसलिए कज़न मैरिजेस में ज़्यादा देखा जाता है।
बट इट्स नॉट अ क्या कहते हैं स्टैम्पलेट स्टेटमेंट कि हम कहीं कज़न मैरिज नहीं है तो ये नहीं हो सकता है, दूसरों में भी हो सकता है। हो सकता है कि आप डिफरेंट स्ट्रीम लाइन या डिफरेंट ब्लड लाइन से करें, लेकिन दोनों में रिसेसिव जीन है। जैसे कि हम थैलेसीमिया की बात करते हैं तो जो 2 माइनर मिलेंगे तो डेफिनेटली जो उनका एक बेबी है वो मेजर होगा। इसी तरह डिफरेंट जीन्स में अगर 2 कैरियर हैं तो जो होगा बेबी उनका वो कैरियर होगा फॉर श्योर। अच्छा, तो फिर इसका क्या हल क्या है, और दूसरा आइडियल एज क्या है बच्चे के बोलने की? फ्रॉम 5 मंथ्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू कर दे, मामा बाबा इस तरह से। वो अप टू 6 मंथ जा सकता है। और टिल 15 मंथ्स या 1.5 साल का जो बच्चा होता है उसको छोटे छोटे जुमले बोलने चाहिए, लाइक खाना दे दें, पानी दे दें, दूध दे दें, इस तरह से। और अप टू 2 इयर्स बच्चा कम्प्लीटली बोलना शुरू हो जाता है। हम उसको डिलेड में ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन अगर 2 साल तक बच्चा मामा बाबा सिर्फ इसी पर है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, और बच्चे को ज़रूरत है कि उसको प्रॉपर्ली असेस किया जाए कि इज़ इट ओनली अ स्पीच इशू या ये ओवरऑल कोई न्यूरोलॉजिकल इशू है। जिस तरह ऑटिज़म है उसमें आप स्पीच इशूज़ या डाउन सिंड्रोम है उसमें आप बच्चे की स्पीच इशूज़ से देखते हैं या उसके सेंसरी इशूज़ से देखते हैं, वो लाइट्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो आवाज़ों को रिस्पॉन्स कर रहा है। ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें वार्न करते हैं, क्योंकि बच्चे की जो अप टू 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स की एज है वो बोलेगा तब प्रॉपर्ली, वो आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली तब देगा। तो तब तक यू कैन नॉट वेट, सिचुएशन आगे वर्स्ट भी हो सकती है। तो हम छोटे छोटे इंडिकेटर्स, छोटे छोटे माइलस्टोन से बच्चे को टेस्ट करते हैं कि बच्चा अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। जो हमारे ओवर द इंटरनेट बहुत सारे माइलस्टोन के चार्ट्स अवेलेबल हैं, हम खुद भी उसको असेस कर सकते हैं कि हमारा बच्चा इनसे मैच कर रहा है। एंड इफ़ यू थिंक आपका बच्चा कहीं पे भी लैक कर रहा है, यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू अ हेल्थ प्रैक्टिशनर जो भी रेलेवेंट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, जो भी आपका रेलेवेंट इशू है, आप एक दफ़ा बच्चे को चेक करा लें फॉर द सेटिस्फैक्शन। लेकिन फिर ये जब डिलेड आ जाता है, स्पीच डिले हो गया, या फिर वो आपके आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर वो चल नहीं रहा, क्रॉलिंग नहीं कर रहा। बहुत से बच्चे जो है क्रॉलिंग भी बहुत लेट करते हैं, 6 महीने का बच्चा वैसे ही क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है तो वो नहीं करते हैं। दूसरा जैसे आपने कहा नेक होल्डिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो फिर इसका हल क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें किसके पास जाना चाहिए, उससे पहले हमें टेस्ट कराने चाहिए? हमें टेस्ट भी कराने चाहिए। वैसे तो बेसिकली जिस तरह ये नेक होल्डिंग है या ये जो वॉक वगैरह है, बच्चे का चलना वगैरह, उसमें एक तो आप सिंपल सा जो टेस्ट है वो एक्सरे करा सकते हैं कि अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। सही। उसके अलावा कोई इसका इतना टेस्ट नहीं है, बड़ा टेस्ट या मेजर टेस्ट नहीं है। बोन टेस्ट है जिसमें आप बोन मिनरल वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी बच्चे के आप फिजिकल असेसमेंट करते हैं कि बच्चे के कहीं मसल टाइट तो नहीं है, बच्चे के मसल्स में स्टिफनेस तो नहीं है। एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो एक पॉइंट है, वो पेरेंट्स को ऑलरेडी पता होता है कि हम बच्चे को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। और एज ए सेड कि जो जिस डोमेन का है वो फिर आप उस प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, वो फिर आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करते हैं। जिस तरह नेक होल्डिंग है, आई वुड से लेट्स सपोज अगर बच्चे की नेक होल्डिंग नहीं है तो हम बच्चे को इस तरह से लेट के हम बच्चे को जब उठाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक मेजर मिस्टेक, 1 मिनट, हम चाहते हैं कि हमारे जो कैमरामैन साहब हैं वो ज़रा फोकस करके दिखाएं कि ये किस तरह हमें इस एक्सरसाइज को करना है। अब आप हमें बताएंगी सहर। हाँ जी, अब आप बताएंगे। एक जो मेजर मिस्टेक है जो पेरेंट्स करते हैं, बच्चे को छोटी एज में हम यहाँ से खींचते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जब हम हाथों से इस तरह से हम पुल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से उसका शोल्डर डिसलोकेट भी हो सकता है। उसके हाथ बहुत ही नाजुक होते हैं, वो भी ग्रोथ के प्रोसेस में होते हैं, तो हमें वो हड्डियाँ कमजोर होती हैं, छोटा सा बच्चा होता है, वो फॉर्म हो रही होती हैं। तो हमेशा बच्चे को यहाँ से कंधों के पीछे से सपोर्ट देकर उठाएं। अच्छा, ठीक है। अब जब हम बच्चे की नेक होल्डिंग की बात करते हैं तो जब हम बच्चे को इस तरह से उठाएंगे, उसकी गर्दन इस तरह से पीछे की तरफ लटकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी वो नहीं है, नेक होल्डिंग नहीं है। हमेशा जब उठाएं बच्चे को तो यहाँ पर नेक पे इन दोनों फिंगर्स से सपोर्ट देकर बच्चे को उठाएं। साथ आपने उसका जो शोल्डर है उसको ग्रैब करना है ताकि बच्चा उस पोजिशन में हो कि वो अपना सिटिंग मेंटेन रख सके। एंड देन यहाँ से आपने उसको होल्ड करना है। सेकेंडली, और इसको आप 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए बच्चे को होल्ड करके रख सकते हैं। अच्छा। ताकि वो उसकी नेक होल्डिंग हो, जो हमारे कंधे हैं वो उसकी गर्दन का वेट उठाने के वो काबिल हो जाए या उसके यूज टू हो जाए। सेकेंडली, आप ये करते हैं कि जब हम बच्चे को इस तरह से सीने से लगाते हैं, आप मेक श्योर कि उसका जो मुंह है, फेस है, वो आपके कंधे से ऊंचा हो, आपके कंधे के बिल्कुल साथ ना लगे। और यहाँ से अगेन आपने बच्चे को नेक के पीछे से सपोर्ट देनी है, हल्की सी, बिल्कुल माइनर सी, और बच्चे को स्ट्रेट रखना है ताकि वो अपना नेक होल्डिंग करना शुरू करे, उसके शोल्डर जो हैं वो हेड का वेट बेयर करना शुरू करे। देन वी हैव अ रोलर पिलो, जिसको हम वो काउच पे हमारा गोल तकिया होता है, हम उसके ऊपर बच्चे की ये चीज़ लिटा कर
इस तरह से बच्चे को जब हम थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे, ठीक है, अब बच्चे का फेवरेट टॉय या बच्चे को क्या कहते हैं चुटकियाँ बजा के या आवाज़ देके आपके बच्चे की जो नेक होल्डिंग होगी वो बच्चा इस तरह से ऊपर नीचे दिखेगा। सही, ठीक है। अगर वो नहीं देखता तो फिर आप उसको यहाँ से हल्का सा सपोर्ट देके बच्चे को खुद ऊपर दिखाएं। ठीक है, यहाँ से भी बैक से भी हमने इस जगह से भी सपोर्ट देना है बच्चे को इस तरह से, और इसको ऊपर हल्का सा हमने पुश करना है ताकि वो देखना शुरू करे। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जो हमारा बच्चा है ना वो लेफ्ट साइड पे तो ठीक देखता है, राइट साइड पे नहीं देखता। अच्छा, उनके एक साइड के मसल जो हैं वो ठीक होते हैं, दूसरी साइड के मसल्स टाइट होते हैं, इस वजह से वो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ओके। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपका बच्चा राइट साइड पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप बच्चे का फेस जो है उसी साइड पे टर्न करके यू विल हैव टू गिव प्रेशर। मोस्ट प्रेफरेबली ये जो सिचुएशन है इसमें बच्चे को सोए हुए करें, क्योंकि अगर आप जागते हुए बच्चे को लेट्स सपोज मैं जागते हुए बच्चे का फेस टर्न करके इस तरह से हाथ डालूं, प्रेशर नहीं भी डालूंगी, इस तरह से हाथ डालूंगी, बच्चा इरिटेट होगा और मेरा हाथ पीछे करेगा, रोना शुरू हो जाएगा। और पेरेंट्स वैसे ही वो इतने होते हैं, वो बच्चे को रोता देख के छोड़ देते हैं, अच्छा छोड़ दो उसका दर्द हो रही है। बच्चे को दर्द नहीं भी हो रही, वो इरिटेट हो रहा होता है, वो कहता है पीछे हट जाएं, मुझे टच ना करें, इस तरह से ना। तो प्रेफरेबल है कि बच्चा जब सो रहा है आप उसको उस साइड पे टर्न करके जिस साइड पे वो टर्न नहीं करता हल्का सा माइन्यूट सा प्रेशर दें और पीछे कोई पिलो या कोई चीज़ रख दें ताकि उसकी पोजीशन उसी साइड पर रहे। फिर इवन वो अगर आधा घंटा भी उस पोजीशन में रहता है तो इट वुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बेबी। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज थी जो हमें करनी चाहिए इस तरह की कोई चीजें, क्योंकि हम रूरल एरियाज हैं, ऐसे एरियाज में हर जगह आपके पास फॉरेन एक्सेस वो नहीं होते, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा जिससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो आपको इतनी चीजें इतनी टेक्निक्स खुद से पता होनी चाहिए कि आप घर में बच्चों को मतलब अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो फिर भी आप ये सारी टेक्निक्स कर सकते हैं। क्रॉस चेक अपने बच्चों के माइलस्टोन्स आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के अगर पास हम लोग जाते हैं या स्पीच डिलीट वाले के पास जाते हैं तो कितने % चांसेस हैं कि बच्चा सही तरीके से बोलना शुरू हो जाता है, और दूसरा ये कि क्या पेरेंट्स मानते हैं कि उनके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या वो डिनाइड फेज में ही रहते हैं? ये एक बहुत मेजर इशू है कि पेरेंट्स डिनाइल फेज में रहते हैं। लाइक मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे आई हैव अ DMD पेशेंट। DMD इज़ अ मसल डिस्ट्रॉफी जिसमें बच्चे के अपने मसल्स अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉर लाइक हम 8 to 10 ईयर्स के बाद बच्चा चलने से वो हो जाता है, इवन अगर वो पहले हल्का हल्का लंगड़ा रहा है उसके बाद वो चल नहीं सकता, उसको सांस के इशूज शुरू हो जाते हैं, बच्चा इवेंचुअली व्हील चेयर पर जाएगा एंड ही विल फाइनली एक्सपायर बाय द एज ऑफ 16 to 18। कैन व्हेन आई टोल्ड देयर पेरेंट्स कि आपके बच्चे को DMD है, दे सेड नहीं हमारे बच्चे को DMD नहीं है, सिर्फ टांगों का थोड़ा सा मसला, वो चल नहीं सकता। हालांकि बच्चा जो है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उसको इशू है, उसको सांस के मसले हो रहे हैं, वो चलना उसका एक होता है कि आप चल नहीं रहे, एक होता है आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, माइलस्टोन्स आप अचीव करके फिर अंडू हो रहा है आपका कि आप चलने से आप वापस क्रॉलिंग पे लंगड़ाने पे आ रहे हैं, आप अपना वेट बेयर नहीं कर सकते, कंडीशन आपकी वर्स्ट होती जा रही है। और पेरेंट्स इस कंडीशन में आपसे कह रहे हैं नहीं इसको सिर्फ मस्कुलर इशू है, इसको सिर्फ टांगों में मसला है, टांगों में दर्द रहती है, कमजोरी रहती है। लाइक बच्चा जो है वो 7-8 साल का, वो आपको खुद बता रहा है मुझे दर्द है, मुझे ये इशू है, मुझे सांस का मसला है, लेकिन हम क्योंकि डिनाइल फेज में है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि हमारे बच्चे को कोई मसला है। इसमें तो उसकी वजह से जो बीमारी है ना वो लिंगर ऑन करती है और बच्चा जो है उस अजियत में रहता है, उस बीमारी की अजियत में रहता है। और यहाँ पे हम सबसे ज्यादा लॉस जो है वो अपने बच्चे का कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये बच्चे का ही होता है, क्योंकि माँ बाप जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका ध्यान ही नहीं जाएगा कि वो इलाज को अच्छे तरीके से करवा सके, और जब ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा तो बच्चा फिर वो जनाब सफ़र ही करेगा उस